नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश को किया समर्पित। परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद से एक ही परिवार का हुआ गौरवगान। हमने एक परिवार की बंधक वाली व्यवस्था से देश को बाहर निकाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और 2 अन्य नेताओं पर एफआईआर। धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक और बड़ी सफलता। ओडिशा में मारा गया 1.1 करोड़ का इनामी शीर्ष नक्सली गणेश उइके। 2 दिनों में 6 नक्सली ढेर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम। बांग्लादेश में थमने का नाम नहीं ले रहा हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। राजबाड़ी जिले में भी अमृत मंडल नामक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या। पीएम मोदी ने सांसद खेल के समापन समारोह में खिलाड़ियों की सभी जरूरतें पूरी करने को लेकर जताई प्रतिबद्धता। कहा, खेलों में 2014 से पहले की अनियमितताएं खत्म, अब गरीब भी पहुंच सकता है शीर्ष पर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। वहां जनसंघ के संस्थापक सदस्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर विपक्ष पर राजनीतिक वार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाले दलों ने देश की कई विभूतियों के योगदान को छोटा करने का प्रयास किया है। साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी बिना किसी राजनीतिक आग्रह के देश के सभी महान विभूतियों का सम्मान करती है, जबकि सपा या कांग्रेस जैसे दल सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहे और लोगों के काम और कद को छोटा करने का उन्होंने प्रयास किया। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सही मायनों में एकता और सेवा के रास्ते पर चल रही है। लखनऊ में बना ये प्रेरणा स्थल भी आत्मसम्मान और विकसित भारत का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि ये विशाल प्रतिमाएं राष्ट्र निर्माण का संदेश दे रही हैं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन 3 महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिमाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है।
लखनऊ में गोमती नदी के किनारे हरदोई रोड पर 65 एकड़ में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ये 230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ एक आधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वाजपेयी जी के सुशासन को और पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के मंत्र को सिद्ध कर रही है। अखंड भारत की संकल्पना के सूत्रधार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और समावेशी और समृद्ध भारत के शिल्पकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित ये प्रेरणा स्थल हर एक भारतीय को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन तीनों महापुरुषों के मंत्रों को आत्मसात कर राष्ट्र की नीतियों को इस तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा कि पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के साथ विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, प्रेरणा स्थल, लखनऊ। राष्ट्र जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर उन्हें नमन करता है वो व्यक्तित्व जिसने राजनीति को संवेदनशीलता दी, नेतृत्व को नैतिकता दी और शब्दों को राष्ट्रभक्ति की आत्मा। दूरदर्शी सोच, अडिग संकल्प और जन कल्याण के प्रति उनकी निष्ठा ने भारत की विकास यात्रा को नई दिशा दी। अटल जी सिर्फ एक नेता नहीं, एक युग दृष्टा, कवि हृदय राजनेता और सुशासन की जीवंत मिसाल थे। देश भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। अटल जी की जयंती पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर देश के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। गणमान्य अतिथियों ने सदैव अटल पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उनकी 101वीं जयंती पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जन सेवा और राष्ट्र सेवा को समर्पित उनका जीवन देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। एक प्रखर वक्ता के साथ साथ ओजस्वी कवि के रूप में भी वह सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व देश के चहुमुखी विकास के लिए पथ प्रदर्शक बना रहेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। और जैसा अभी बताया गया और वीडियो में भी दिखाया गया कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद किया। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सौभाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। देश के तमाम और राज्यों में अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने वाजपेयी जी को याद किया। इस व्याख्यानमाला के माध्यम से अटल जी के जो कालजयी विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय भावना, उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया जाएगा। भाजपा ने इस अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर अटल जी की विरासत को याद किया। भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और संगठन के नेता इन कार्यक्रमों में शामिल हुए।
अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ और उनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हुआ। सरकार उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। भारत के 13वें प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 1996 से 2004 तक 3 कार्यकाल में देश की सेवा की। भारत के आर्थिक विकास में योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में ऑपरेशन विजय लड़ा गया। ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध लड़ा गया और भारत ने इसे जीता भी। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर प्रधानमंत्री बनने वाले वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने लोकतांत्रिक आदर्शों, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर आधारित संगीतमय नाट्य मंचन रहा, जिसमें अटल जी के जीवन मूल्यों और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो उनके पारदर्शी, जवाबदेह और जन कल्याणकारी शासन को समर्पित है। उन्होंने अटल जी को भारतीय राजनीति का युग पुरुष बताते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अटल जी की मुस्कान उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो संवाद के माध्यम से कठिन रास्ते खोल देती थी। Sri Adalji is just not a political leader. He is a visionary, a poet, a great orator, above all that, a great patriot. And he always keep the people's interest in front, and he never worried about himself. And he always inspire every Indian citizen. Adalji is one such person. If you get inside to whatever may be your mental health, once you go and meet him, if he smiles, then your energy gets stored again. If he speaks, you will get lot of enthusiasm. When you come out, you will feel that you are a proud Indian and you want to contribute something to the society. That is the great personality of Adalji. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो नाम जिसने राजनीति को जनसेवा का नया अर्थ दिया और शासन को संवेदनशीलता की नई भाषा। उनकी जयंती पर आज देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिवस जो जन केंद्रित प्रशासन और विकास की उस विरासत को नमन करता है जिसे वाजपेयी जी ने संवारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। राज्यों में कार्यक्रमों की श्रृंखला, जन कल्याण के संकल्प और सुशासन की निरंतर यात्रा। आइए देखते हैं देश भर में कैसे मनाया गया सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद पर रहते वाजपेयी जी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया, जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर और उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के विकास को नई दिशा देने में जुटे हैं। देश भर में तमाम राज्यों में सुशासन दिवस पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सुशासन की अवधारणा दी, लेकिन सही मायनों में इस सुशासन व्यवस्था का पालन करने का काम 2014 के बाद शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नागरिक केंद्रित प्रशासन का मंत्र दिया। उन्होंने हमें गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन सही माने में गुड गवर्नेंस के इस कॉन्सेप्ट को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने का काम हुआ सन 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली और उन्होंने हमें मंत्र दिया मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, अर्थात सरकार बाधा डालने का काम ना करे, फैसिलिटेशन का काम करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तावित 100 अटल कैंटीन में से 45 का उद्घाटन किया।
इस पहल का मकसद लोगों को बहुत कम कीमत पर सस्ता और पौष्टिक खाना देना है। सीएम ने कहा कि लोग इन कैंटीन में सिर्फ 5 रुपये में खाना खा सकेंगे। इन कैंटीन्स के माध्यम से हमने अपनी एक सेवा उन जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे वो कैंटीन में आए सम्मानजनक तरीके से 5 रुपए मात्र दे करके भोजन कर सकेंगे। उसके ऊपर 25 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से है, ताकि हर व्यक्ति तक वो भोजन पहुंच सके। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों और देश के लिए उनके योगदान को दर्शाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुशासन दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विशेष वीडियो साझा किया, जिसमें उनके विचार और उपलब्धियों को याद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 19 से 25 दिसंबर तक चले सुशासन सप्ताह के अंतिम दिन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर तकनीक आधारित सुशासन को नई दिशा देने वाली कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह के अंतिम दिन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर केंद्रित एक कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विशेष अभियान 5.0 की आकलन रिपोर्ट, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर संकलन, AI आधारित रिक्रूटमेंट रूल्स जनरेटर टूल, EHRMS 2.0 का मोबाइल ऐप, IGOT कर्मयोगी पोर्टल की नई सुविधाओं, कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0 और CP ग्राम्स की वार्षिक रिपोर्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया है। आज भारत का सुशासन मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। संस्थानों में सकारात्मक बदलाव आए हैं और सुशासन को तकनीक से जोड़कर प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाया गया है। सांकेतिक तौर पर 5 नई लॉन्चिंग्स हुई हैं, जो हमारे पहले से कुछ एक गवर्नेंस के प्रावधान थे, उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि के साथ जोड़ करके नए स्तर पर लेने का प्रयास किया गया है। डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर और विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम CB जॉर्ज, साथ ही NIC और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और विभागीय सुधारों की सफल कहानियों को प्रस्तुत किया। And Swachhta awareness through children, health checkups, blood donation camps, record management workshops, cyber hygiene, social media outreach has really increased, and we are spreading all the messages. Whatever I get from any ministry, we try to do our best and spread those messages too. कैश अब बिल्कुल ही बंद करने जा रहे हैं। We rolled out UPI on 15th November, बड़ा अच्छा चल रहा है। This is in lieu, I mean, FASTag is a primary method. जो कैश पेमेंट कर रहे थे, which was about 2% of the total number of users, वो भी हमें खत्म करना है। We'll ensure the remaining shift by April we will not be accepting cash. We have less than 1,000 officers in the entire ministry, spanning the ministry headquarters here, the passport offices which I mentioned spread all over the country, and around 190 embassies and consulates all over the world. We are making progress in e-governance, e-movement of files, which is going on. It needs a lot of efforts which we are putting in. पुराने कानूनों को खत्म कर डिजिटल समाधानों को अपनाकर और नागरिकों को केंद्र में रखकर भारत ने सुशासन की नई कार्य संस्कृति गढ़ी है। यही सुशासन विकसित भारत की मजबूत बुनियाद बन रहा है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। सुशासन दिवस पर केंद्र सरकार ने पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने के लिए 5 नए डिजिटल सुधार लॉन्च किए। इनमें पूर्व सैनिक आरक्षण कंपेंडियम, AI रिक्रूटमेंट टूल, EHRMS 2.0 ऐप, IGOT AI प्लेटफॉर्म और कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0 शामिल हैं। ये पहलें न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र को आगे बढ़ाती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार करती हैं।
2014 से अब तक 1600 से अधिक पुराने नियम हटाए गए हैं और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र व केंद्रीय शिकायत पोर्टल जैसी व्यवस्थाओं ने शासन को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों और देश के लिए उनके योगदान को दर्शाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के रीवा किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि रीवा क्षेत्र उनका प्रिय क्षेत्र था। अटल जी ने न केवल भाजपा बल्कि पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया। भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था। अटल जी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व दिया। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। रीवा किसान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को संबोधित किया। किसानों से बात करते हुए अमित शाह ने कहा, किसान की मेहनत से जो अनाज होता है वो दुनिया के लोगों का पेट भरने का काम करता है। प्राकृतिक खेती यहाँ के लोग शुरू करते हैं एक दूसरे को देखकर। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती होगी। यहाँ गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेले भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है। इसका आधा भी अगर रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का देखकर दूसरे, दूसरे से देखकर तीसरे, तीसरे से देखकर चौथे किसान तक ये ट्रांसफॉर्म हो जाए तो रीवा की कृषि आय 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। किसानों को यहां लाकर इसका निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का प्रयोग करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को किसान कल्याण, सहकारिता आधारित विकास और प्रशासनिक सुधारों का राष्ट्रीय मॉडल बनाने का विजन पेश किया। बुधवार को पंचकुला में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कई अहम घोषणाएं की। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने इस फैसले को कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा में किसानों को फसल खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है, जो किसान हितैषी शासन का उदाहरण है। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने सहकारिता और कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का डिजिटल उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए लाभार्थियों को रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी वितरित किए। सहकारी आधारित राइड हेलिंग ऐप भारत टैक्सी सम्मेलन की सबसे अहम घोषणा रही। अमित शाह ने बताया कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकारिता के तहत संचालित होगा और अगले 1 से 2 महीने में शुरू किया जाएगा। इससे सहकारिता को कृषि के दायरे से बाहर नई सेवाओं से जोड़ा जाएगा और ड्राइवरों को सीधा लाभ मिलेगा। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से
हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि देश में वीर बाल दिवस पर यह कार्यक्रम हमारे परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाता है और ये बच्चे विकसित भारत की नींव हैं। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के रूप में ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, जो चाहे वो वीरता की बात हम करें, वीरता उनके साहस की बात करें, या फिर इनोवेशन के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बच्चे जो बेहतर करते हैं उनको हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से, बाल पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाए गए विशेष अभियान 5.0 का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न चरणों और गतिविधियों को दिखाया गया है। इसमें ई कचरा निपटान, फाइलों की समीक्षा और स्थान प्रबंधन पर जोर दिया गया है। दशकों पुरानी फाइलों और स्क्रैप को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। सरकारी कार्यालयों में व्यापक स्वच्छता और ई कचरे के निपटान के लिए चलाया गया विशेष अभियान 5.0 भारत सरकार का सबसे बड़ा वार्षिक स्वच्छता और प्रशासनिक सुधार अभियान बना, जिसमें DARPG के नेतृत्व में 84 मंत्रालय और विभाग एक साथ जुड़े। इस अभियान की शुरुआत माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की गई, जिसके बाद पूरे देश में 1 महीने तक संगठित प्रयास चलते रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का निरीक्षण किया गया। विशेष अभियान 5.0 के दौरान देश भर में रोजाना रिकॉर्ड रूम साफ हुए और बड़े पैमाने पर कबाड़ का निपटारा हुआ। 2021 से चलाए जा रहे विशेष अभियान की उपलब्धियों ने साल दर साल नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके तहत अब तक लाखों फाइलों की समीक्षा और निपटान हुआ। भारी मात्रा में स्थान को साफ और खाली कराया गया। इसके साथ ही कबाड़ के निपटान से रिकॉर्ड राजस्व हासिल हुआ। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाए गए विशेष अभियान 5.0 के तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा करीब 11,60,000 स्थानों को कवर किया गया। इस दौरान कार्यालय उपयोग के लिए 233.75 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और 29.52 लाख से ज्यादा फाइलों को बंद किया गया। वहीं कबाड़ के निपटान से 833.92 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, जो चंद्रयान मिशन 3 पर खर्च की गई राशि से अधिक है। विशेष अभियान 5.0 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने उत्कृष्ट नवाचार प्रणाली को अपनाया, जिससे यह अभियान अब तक का सबसे सफल अभियान बन गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पूरे देश में 6 लाख से अधिक स्थानों पर विशाल स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं भारतीय रेल में नवाचार के तहत अमृत भारत ट्रेनों की सफाई ड्रोन द्वारा कराई जा रही है। रेलवे ने वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हुए घोड़े की मूर्ति और मेक इन इंडिया लोगो तैयार किया, जो पूरी तरह स्क्रैप से बनाया गया। डाक विभाग ने डाक चौपाल के माध्यम से समुदायों को जोड़ा और बैरकपुर SBCO सहित कई अन्य डाक कार्यालयों का आधुनिकीकरण भी किया। इसी तरह कृषि और किसान कल्याण विभाग ने ई कचरे से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके अनेक उपकरणों और मशीनों के कई शानदार मॉडल बनाए, जिनमें ड्रोन, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर शामिल है। ऐसे ही कोल इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के शुभंकर अंगारा के माध्यम से बेहद रचनात्मक तरीके से वेस्ट टू वेल्थ आइडिया को मूर्त रूप दिया, जो पूरी तरह स्क्रैप मेटल से बनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, स्पेशल कैंपेन या स्वच्छता कैंपेन, उसके लिए प्रतिबद्ध है। विश्व भर में हमारी बहुत सारी एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है,
उनके द्वारा हमने ये अभियान बहुत जोर से चलाया। इस पूरे कैंपेन पे इस पे बल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप डिस्पोजल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिस के, अपने वर्कशॉप के, अपने कार्य क्षेत्र के जगहों को फ्री करें। In Department of School Education and Literacy, we focused on 2 aspects under Special Campaign 5.0. 1. Swachhata and 2. Sustainability. विशेष अभियान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देश के बाहर भी सफलतापूर्वक चलाया गया। विशेष अभियान के दौरान रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभिन्न मंत्रालयों से तालमेल, सोशल मीडिया और टीवी पर पैनल चर्चाएं लगातार चलती रहीं। साथ ही इसकी प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल scdpm.nic.in पर भी की गई। इन तमाम प्रयासों का नतीजा ही है कि विशेष अभियान अब सिर्फ 1 महीने की गतिविधि नहीं बल्कि स्वच्छता के प्रति स्थायी सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन चुका है। अब 5 वर्ष जब मुकम्मल हुए 21, 22, 23, 24 और 25, तो ध्यान में आता है कि जो डिस्पोजल था उसको मार्केट में फरोख्त करने से ही महज हमें 4100 करोड़ पैसा जमा करवा दिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा स्पेस का, अंतरिक्ष का मिशन कामयाब हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर्स रहे हैं जो चोक्ड रहा करते थे जंग के साथ, उन्हें जब वेकेट किया गया तो इस साल भी लगभग 232 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा स्पेस वेकेट हो गया। नवी मुंबई एयरपोर्ट से विमानों का संचालन शुरू हो गया। बेंगलुरु से इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट सुबह 8 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इसके कुछ ही देर बाद इंडिगो एयरलाइंस की नवी मुंबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। संचालन शुरू होने के पहले नवी मुंबई एयरपोर्ट से 30 उड़ानें लैंड और टेक ऑफ हुई, जिनमें करीब 4000 यात्रियों ने सफ़र किया। इस एयरपोर्ट से गोवा, दिल्ली, हैदराबाद और कोच्चि जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशन की उड़ानें भी संचालित की जा रही हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की है, जिससे मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। विमानों का संचालन शुरू होने से पहले एयरपोर्ट पर 1500 से ज़्यादा ड्रोन से एक ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया। रेल यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी और नई किराया दरों को लेकर रेलवे बोर्ड ने जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार दिलीप कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर की मध्यरात्रि से नए किराया दर लागू किए जा रहे हैं। हालांकि उपनगरीय ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सीजन टिकट के दाम भी पहले जैसे ही रहेंगे। इसके अलावा यात्री ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणियों और सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तहत 25 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि से नई किराया तालिका लागू की जा रही है। उपनगरीय और मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह से पैसेंजर गाड़ियों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक की जो यात्रा है उस पर जो किराया है वह 1 पैसा प्रति किलोमीटर के दर से बढ़ाया गया है। इसी तरह से मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी और एसी दोनों कैटेगरी में जो किराया है वह 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। इसके अलावा फेयर स्ट्रक्चर में और किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं और जो बाकी चार्जेस हैं वह पहले की तरह ही लागू होंगे। नवंबर में भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात इस वित्त वर्ष के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार नवंबर में इंजीनियरिंग निर्यात बढ़कर 11.01 अरब डॉलर हो गया। भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका और यूरोपीय संघ को इंजीनियरिंग सामान की सप्लाई नवंबर में काफ़ी बढ़ी। यूरोपीय संघ को निर्यात में 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि इससे पहले के 2 महीनों में इसमें गिरावट देखी गई थी। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद EEPC इंडिया के अनुसार इस वर्ष नवंबर में इंजीनियरिंग निर्यात में 23.76% की बढ़ोतरी हुई। नवंबर 2024 में ये आंकड़ा 8.90 अरब डॉलर था, जो इस साल बढ़कर 11 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। नवंबर 2025 में कुल 34 उत्पाद श्रेणियों में से 32 श्रेणियों में निर्यात बढ़ा।
मोटर वाहन कारें, जहाज और नावें, कृषि और डेयरी के लिए मशीनरी, बिजली से चलने वाले उपकरण, तांबा और तांबे से बने उत्पादों का निर्यात खास तौर पर अच्छा रहा। नवंबर में अमेरिका को इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात 1.58 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 1.42 अरब डॉलर था। वहीं यूरोपीय संघ को निर्यात बढ़कर 2.02 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 1.46 अरब डॉलर था। ओडिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में टॉप माओवादी सरगना गणेश उइके समेत 6 अन्य को ढेर कर दिया है। कुख्यात नक्सली गणेश पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार ओडिशा के कंधमाल जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में उइके समेत 6 नक्सली मारे गए हैं। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉप नक्सली सरगना गणेश उइके को मार गिराया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। गृह मंत्रालय ने लिखा है कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, ओडिशा के कंधमाल में चलाए गए एक बड़े अभियान में गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस बड़ी सफलता के साथ ओडिशा नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त होने के कगार पर है। हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने 20 और 5 किलोग्राम के 2 आईडी को बरामद कर नष्ट किया है, जिससे नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में एरिया डोमिनेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों आईईडी को बरामद किया था, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। बीजापुर में सुरक्षा बलों की सतर्कता और तेज कार्रवाई ने नक्सलियों के बड़े हमले को हमेशा के लिए रोक दिया है। दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 2 नेताओं पर केस दर्ज किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, बुराड़ी से पार्टी के विधायक संजीव झा और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य आदिल अहमद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक कुछ दिन आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो साझा किया गया था। इस वीडियो में सेंटा क्लॉज को मजाकिया तरीके से दिखाया गया, जिस पर दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में महामना वाङ्मय पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाएं का विमोचन हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। महामना वाङ्मय के माध्यम से उनके विचारों और योगदान को याद किया गया। महामना जी का जीवन शिक्षा, राष्ट्र सेवा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिक ज्ञान को जोड़ा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 25 दिसंबर भारत की समावेशी परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने मालवीय जी को पत्रकार, लेखक, शिक्षाविद और महान चिंतक बताते हुए कहा कि उनका वाङ्मय केवल ग्रंथों का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, स्वतंत्रता और विकास का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने ये भी कहा कि उपनिवेशक काल में मालवीय जी का विश्वास था कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम होगा। 2023 The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji released the first series of his collected works, and today we all are fortunate to be here on the second series of 12 volumes of the Mahamana Vaङ्may. As we gather today for the release of Mahamana Vaङ्may, we rededicate ourselves to carrying forward this great legacy. अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालवीय जी की सोच एक जैसी रही है। एक राष्ट्र तभी ऊंचा खड़ा हो सकता है जब उसके पैर अपनी सांस्कृतिक मिट्टी से मजबूत से जमे हों और उसकी आंखें वैज्ञानिक और सामाजिक प्रकृति के क्षितिज पर टिकी हों। इसका मतलब मालवीय जी जो चाहते थे वही नरेंद्र मोदी जी करते हैं, विरासत भी और विकास भी।
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि महामना मालवीय जी की कलेक्टिव वर्क की अंतिम श्रृंखला का प्रकाशन उनकी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Atal ji has once said about Mahamana, when a person sets out to do something great without the assistance of government, the personality of Mahamana, his character, will illuminate his path like a beacon. पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर खासतौर पर आज एक आयोजन हुआ है जिसमें खुद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन भी मौजूद रहे, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इस दरमियान मौजूद रहे और इस मौके पर उनके विचारों को याद किया गया, जिसमें शिक्षा से लेकर के संस्कृति को कैसे वो देखा करते थे उसी को लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा गया। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना रात करीब 11 बजे कलीमोहर यूनियन के हौसेदंगा गांव में हुई। मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में सलीम नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सलीम के पास से एक पिस्टल और एक देसी बंदूक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या पर भारत में भारी आक्रोश है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी घटना की निंदा की है। इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की जान माल व मजहब को जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी चिंता की लहर है। और अभी हाल ही में वहां एक दलित युवक की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई है, उसको लेकर भारत भर में लोगों का सड़कों पर फूटा आक्रोश स्वाभाविक है, जिसका भारत सरकार को तुरंत समुचित संज्ञान लेकर आगे हर स्तर पर कुछ और भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की देश को आशा है और यही समय की मांग भी लगती है। वैसे तो अपने देश में भी खासकर दलितों व आदिवासियों आदि पर सदियों से होने वाली जातिवादी द्वेष, जुल्म, ज्यादती, शोषण व तिरस्कार आदि रुका नहीं है, बल्कि हर स्तर पर लगातार जारी है और उनकी सुरक्षा को लेकर बने कानूनों को एक प्रकार से निष्क्रिय ही बना दिया गया है। किंतु पड़ोसी देश बांग्लादेश में इसी प्रकार की होने वाली जुल्म, ज्यादती कोई कम गंभीर बात नहीं है, बल्कि ये अति दुखद व चिंता की बात है। साथ ही पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति को लेकर खासकर देश में लोगों की चिंताएं लगातार बनी रहती हैं और इस मामले में सरकार अपनी भूमिका भी निभाने का प्रयास करती रहती है। किंतु हाल के दिनों में बांग्लादेश में जिस प्रकार से भारत व हिंदू विरोधी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार को लोगों की अपेक्षा के अनुसार और भी अधिक सक्रियता एवं प्रभावी कदम उठाने की जरूरत लग रही है, जिसको लेकर जनता का समर्थन अवश्य ही सरकार के साथ होगा। सरकार उचित ध्यान दे। पोप लियो ने वेटिकन सिटी में क्रिसमस समारोह के दौरान अपने अभिभाषण में दुनिया भर में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। पोप लियो ने कहा कि यीशु मसीह का एक अस्तबल में जन्म लेना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर ने दुनिया के लोगों के बीच अपना एक संवेदनाओं से भरा प्रतीक रखा। उन्होंने इस प्रसंग के जरिए पीड़ा झेल रहे लोगों के साथ सहानुभूति और करुणा की आवश्यकता पर जोर दिया। आमतौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक माने जाने वाले इस आयोजन में पोप ने सीधे रूप से वैश्विक संघर्ष और युद्ध की स्थिति को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने गाजा में फ़लस्तीनियों की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया, म्यांमार और सूडान में जारी संघर्षों पर भी दुख व्यक्त किया। पोप लियो ने अपने संदेश में युद्धग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति की स्थापना के लिए जिम्मेदारी तय करने की अपील की। क्रिसमस का उत्सव हर जगह पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और त्योहार के उपलक्ष्य में शहरों और कस्बों को रोशनी से सजाया गया है। मुंबई में बांद्रा स्थित ऐतिहासिक माउंट मैरी चर्च में प्रार्थनाएं की गईं, जिसे क्रिसमस के लिए खूबसूरती से सजाया गया था। विभिन्न चर्चों में यीशु मसीह के जन्म को दर्शाने वाली कई झांकियां स्थापित की गई हैं। ईसाई श्रद्धालुओं ने चर्च में जाकर प्रार्थना करके और शुभकामनाएं देकर इस त्योहार को मनाया।
क्रिसमस के मौके पर देश भर के साथ साथ राजस्थान के कोटा में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटा के सबसे बड़े CNI चर्च में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ईसा मसीह के जन्मदिवस के मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोग पूरा चर्च डेकोरेट करते हैं, अंदर का डेकोरेशन देते हैं और उसके अलावा हम लोग अपने घरों में जैसे कुछ खाने पीने का बनाते हैं, एक दूसरे के घरों पे आते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग। इन बेसिकली इस फेस्टिवल में विशेषकर ये होता है कि ना प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और एक गौशाला में जन्म होता है और उसके लिए मैंने ये जन्म लेते हैं, उसके लिए ना सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। 15 तारीख से तैयारियां चालू कर देते हैं। क्रिसमस मनाते हैं तो ईसा मसीह का जन्म है जो हम उसको खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस है, हम खुशी मनाते हैं, हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, इसलिए घर पे केक बनाते हैं, क्रिसमस केक बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, प्रेयर वगैरह करते हैं, रात में दुआ करते हैं, रात में 12 बजे बाद सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस के मौके पर ओडिशा के पुरी से एक खास तस्वीर सामने आई है, जहां कला और संदेश ने मिलकर विश्व रिकॉर्ड रच दिया। पुरी के नीलाद्री बीच पर बनाए गए एप्पल एंड सैंड सांता क्लॉज इंस्टॉलेशन ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस अनोखी कलाकृति को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक मान्यता दी है। करीब 1.5 टन सेब से तैयार इस विशाल सांता क्लॉज की लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 45 फीट और ऊंचाई 22 फीट है। रेत और सेब से बनी ये कलाकृति क्रिसमस के जश्न के साथ साथ विश्व शांति का संदेश भी दे रही है। भोपाल में चल रहे 68वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व रिकॉर्ड के साथ 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। वहीं शॉटगन में गुरजोत सिंह ने स्वर्ण पर निशाना साधा। करीब 7000 निशानेबाजों की मौजूदगी वाली इस प्रतियोगिता में कई युवा खिलाड़ियों ने ओलंपियन खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी है। भोपाल के MP स्टेट शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में देश भर के नामचीन निशानेबाजों के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आए युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की राइफल स्पर्धाएं लगातार जारी हैं, जहां खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के शीर्ष निशानेबाजों में शामिल ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, अंजुम मोदगिल और माननी कौशिक हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने भी विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस चैंपियनशिप में करीब 7000 राइफल निशानेबाज भाग ले रहे हैं, जिससे प्रतियोगिता का स्तर बेहद ऊंचा नजर आ रहा है। खास बात यह है कि कई युवा खिलाड़ियों ने अनुभवी ओलंपियन खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी है। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, विश्व कप और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करना है। ओलंपियन भी आए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आए हैं, सबके साथ खेल के इस खेल का हिस्सा बन के बहुत ही अच्छा लगा। और कई सालों की ये मेरी मेहनत है, जिसमें मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा परिवार, भाई बहन, कोचेस जो भी हमारे हैं, उन सबका सहयोग रहा है। यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा क्योंकि इंटरनेशनल शूटर्स के साथ हम compete कर पाते हैं। ओलंपियंस है, एशियन चैंपियंस है, वर्ल्ड चैंपियंस है। इंडिया आज के डेट में शूटिंग में टॉप पर है एंड हम सारा वो इकोसिस्टम बना पाते हैं और इतना तेज compete करते हैं, इंटेंस फाइनल्स होते हैं। शूटिंग चैंपियनशिप में खेल के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की उपलब्धता और कीमत भी चर्चा का विषय बनी हुई है। खेल को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए कई कंपनियां बाजार में उतर रही हैं, जो खिलाड़ियों को बजट में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करा रही हैं। सबसे बड़ा रोल जो है वो जो खिलाड़ी हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये रहता है कि कौन सा किट खरीदें और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज के डेट में। तो हम लोगों ने उसके लिए बहुत इकोनॉमिकली हर खिलाड़ी के लिए एक बनाया है तप स्पोर्ट्स के नाम से, जिसमें हर खिलाड़ी को ISSF का जो पैरामीटर है उसमें पास होना चाहिए। जूनियर और सीनियर इंडियन शूटिंग टीम के राइफल और पिस्टल खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन खिलाड़ियों की नजरें आगामी एशियन गेम्स पर टिकी हैं, जहां वे देश के लिए एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुटे हैं। भोपाल से
मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।